हेलो स्टूडेंट्स, मैंने इसके पहले कंट्रोलिंग का, जिसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को देने की पूरी कोशिश किया है। बहुत ही सरल शब्दों में आप लोगों को कंट्रोलिंग का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया है, जिसमें मैंने एकदम नटशेल में आपको बताया था, बहुत छोटे में, कि कंट्रोलिंग जस्ट लाइक अ ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि सिर्फ ब्रेकिंग सिस्टम नहीं, इससे बहुत आगे है वो, लेकिन एक समझाने के लिए मैंने आप लोगों को पिछले अपने वीडियो में एक मैंने एग्जाम्पल भी दिया था। ऑटोमोबाइल, कोई भी ऑटोमोबाइल आप चला रहे हो, उसमें से अगर आपने ब्रेक को हटा दिया तो घटना दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। उसी के बेस पर मैंने कंट्रोलिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में दिया था। आज मैं कंट्रोलिंग की क्या प्रोसेस होते हैं, मतलब कौन कौन से स्टेप आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में एडॉप्ट करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, जिससे कि कंट्रोलिंग प्रोसेस आपके ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही सिस्टमेटिक और बहुत ही अच्छे ढंग से हो जाए, और जो भी आपका अल्टीमेट एम है, यानी द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसको आप पा जाएं। तो यहां पर आज हम 5 स्टेप आपको बताएंगे और इसी सीक्वेंस में आपको स्टेप रखना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पहला दूसरा नहीं है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, क्योंकि जहां फर्स्ट खत्म होगा उसके जस्ट बाद सेकंड शुरू होगा, उसके जस्ट बाद थर्ड शुरू होगा, उसके जस्ट बाद फोर्थ शुरू होगा, उसके जस्ट बाद फिफ्थ और लास्ट आपका शुरू होगा। तो ये 5 के 5 स्टेप आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट करने हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, सेकंड मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, थर्ड कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, फोर्थ एनालाइजिंग डेविएशंस, लास्ट और फिफ्थ टेकिंग करेक्टिव एक्शन। आज इसी चीज को बहुत ही सरल शब्दों में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जिससे कि पूरी की पूरी तरीके से आप लोगों का कंट्रोलिंग प्रोसेस समझ में आ जाए। और जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाएंगे, हो सकता है आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छे पोजीशन पर बैठे हों या किसी ऑर्गेनाइजेशन में हों, आप देखिएगा ये 5 के 5 स्टेप आपको वहां प्रैक्टिकली देखने को मिल जाएंगे, जिसका की एक्सप्लेनेशन हम बहुत ही सरल शब्दों में आप लोगों के पास बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहला है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। स्टूडेंट, किसी भी काम को करने के लिए जो भी आपने प्लान किया, जैसा कि मैंने अपने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, प्लानिंग इज बेसलेस विदाउट कंट्रोलिंग, या कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग इज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। यहां तक है कि कंट्रोलिंग और प्लानिंग को आप अलग नहीं कर सकते। सिर्फ आप प्लानिंग कर लीजिए, बहुत अच्छे ढंग से प्लानिंग कर लीजिए, कंट्रोलिंग आपका नहीं है, नटशेल जीरो आएगा। आपने प्लानिंग नहीं किया है, बहुत अच्छी कंट्रोलिंग सिस्टम लगा दिया है, क्या चीज कंट्रोल करेंगे? क्या चीज कंट्रोल करेंगे? तो जो भी आपने प्लानिंग किया है, जो भी आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए करने को सोचा है या करने जा रहे हैं, अभी किया नहीं है, करने जा रहे हैं या करने को सोच रहे हैं, उस काम को कंफर्म आप इसलिए कर रहे होंगे कि मुझको कुछ अचीवमेंट पाना है, मुझको कोई टारगेट अचीव करना है, मुझको कि कोई ना कोई जगह पर पहुंचना है। तो वह जो भी आपने प्लानिंग किया है और जहां पर आपको पहुंचना है, उसके रास्ते में बहुत ढेर सारी मुसीबतें आ सकती हैं, डाउट्स आ सकते हैं, कठिनाई आ सकती है, ये सब आना निश्चित है।
तो कंट्रोलिंग में सबसे पहले आप जहां से चलना चाहते हैं और जहां पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज करिए कि एक ट्रेन चल रही है एक स्टेशन से अपने डेस्टिनेशन स्टेशन तक। बीच में बहुत ढेर सारे स्टेशन पड़ेंगे। लंबी दूरी की ट्रेन है तो ज़्यादा स्टेशन पड़ेंगे, कम दूरी की ट्रेन है तो कम स्टेशन पड़ेंगे। किस स्टेशन पर ट्रेन को रुकना है ये पहले से डिसाइड होगा। ऐसा नहीं कि पहले ट्रेन आ जाए तब डिसाइड किया जाए। दूसरा, आप लोको पायलट से पूछिएगा जो ट्रेन को चलाते हैं, आप उनसे पूछिएगा कि जब भी किसी स्टेशन पर रुकने के लिए उनको ट्रेन को ब्रेक लगाना पड़ता है तो कब वो ब्रेक लगाएं जिससे कि ट्रेन वहीं पर जाकर के इंजन रुक जाए जहां पर उसको रुकना चाहिए, चाहे जितनी स्पीड की ट्रेन हो चाहे जितनी कम स्पीड की ट्रेन हो। आप लोको पायलट से पूछिएगा। ऐसा नहीं कि जब प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाए तब एकाएक ब्रेक लगाएगा लोको पायलट, ऐसा कभी नहीं होगा। बहुत पहले से ही वो लोग एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो लोग जानते हैं, बहुत पहले से ही वो काम वो अप्लाई करना शुरू करते हैं। तो वही यहां पर बताया गया कि आपको एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा कि जहां से आप चलना शुरू करने वाले हैं, अभी चले नहीं हैं, जहां से आप चलना शुरू करने वाले हैं और जहां पहुंचना है उसके बीच में जो भी आपके स्टेप्स आएंगे उस स्टेप को कंप्लीट करने के लिए हमको किस स्टैंडर्ड पर काम करना पड़ेगा। तो ये पहला। जैसे ही आप पहला स्टैंडर्ड यानी मेंटेन कर लेंगे, अब उस पर आप काम करना शुरू करेंगे। अब उस पर आप काम करना शुरू करेंगे। जब आप उस पर काम करेंगे तो हो सकता है कि 100% आपका स्टैंडर्ड सही हो, ऐसा होना करीब करीब हमारे ख्याल से निश्चित नहीं है। कुछ न कुछ डाउट्स, कुछ न कुछ कमी, कुछ न कुछ प्रॉब्लम जरूर आएगी, यह पक्का है। फिर क्या होगा? मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। जब आप काम करेंगे इस स्टैंडर्ड के बेस पर, तब आप देखेंगे कि एक्चुअल में काम करने में क्या क्या हमको दिक्कत आ रही है। नो डाउट, अगर बहुत अच्छे ढंग से स्टैंडर्ड सेट है तो दिक्कत परेशानी कम आएगी। अगर स्टैंडर्ड अच्छा सेट नहीं है तो दिक्कत परेशानी हर स्टेप पर आ सकती है। तो दो चीज अब आपके पास आया, आपने स्टैंडर्ड सेट कर लिया और आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस करके देख लिया। कंफर्म दोनों में कुछ न कुछ अंतर होगा। अब तीसरा, इन दोनों स्टेप के बाद पहला स्टेप स्टैंडर्ड सेट करना, दूसरा मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। आपको हर स्टेप पर आपका मेजरमेंट करना पड़ेगा। फिर तीसरा स्टेप आएगा, दो स्टेप कंप्लीट करने के बाद कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। जैसा मैंने अभी कहा था, एक्चुअल और स्टैंडर्ड में कहीं ना कहीं डिफरेंस आएंगे। कहीं ना कहीं हो सकता है स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो, एक्चुअल कम अच्छा हो सकता है एक्चुअल बहुत अच्छा हो, स्टैंडर्ड कम अच्छा हो, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आएंगे। अब इसको क्या किया जाए? तीसरा स्टेप आता है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। अब एक्चुअल परफॉर्मेंस को आप स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करेंगे। जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको कुछ न कुछ रिजल्ट जरूर मिलेगा। हो सकता है आपके फेवर में रिजल्ट मिले, हो सकता है आपके फेवर में रिजल्ट न मिले, कम फेवर में रिजल्ट मिले। तो तीसरा स्टेप आप कंपैरिजन करेंगे। चौथा स्टेप एनालाइजिंग डेविएशन। जैसे अभी मैंने आपको बताया, जब आप स्टैंडर्ड से एक्चुअल को कंपेयर करेंगे तो डेविएशन यानी कुछ न कुछ डिफरेंसेस आपको पक्का मिलेगा। इसी को कहते हैं एनालाइजिंग डेविएशन। जब आपको मिला, सपोज करिए कि एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, हो सकता है शायद समझ में आ जाए। आपने एग्जाम के लिए तैयारी किया था, एग्जाम आया,
आपने एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, आपने जिस समय तैयारी शुरू किया था उस समय आपने सोचा था कि मुझको +90% आना चाहिए, आप अपनी तैयारी के हिसाब से। जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो हो सकता है आपका रिजल्ट 90 एबव आ जाए या 90 से कम आ जाए, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आएंगे, कुछ ना कुछ। एक एग्जाम्पल और, सपोज करिए ये जो डिफरेंसेस आपके आए हैं आपके स्टैंडर्ड से आपका कम आया है, आपने +90% सोचा था और आ गया 84% एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो कि यहां पर मैं कह रहा हूं। अब आप श्योर सोचेंगे कि मेरा 84% क्यों आया। यही कहलाता है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। जब कंपेयर करेंगे तो आपको डेविएशन यानी डिफरेंसेस पता चलेगा, तब आपके मन में श्योर कुछ न कुछ पता चलेगा कि ये जो हमारा डिफरेंस आया है कारण क्या है, कुछ हम कमी हो गई थी या और अन्य कोई कारण। तो यही कहलाता है एनालाइजिंग डेविएशन। जब आप एनालाइज करेंगे स्टैंडर्ड से एक्चुअल को, तब आपको पता चलेगा कमी, फिर उसके बाद वो कमी क्यों में पक्का पता चलेगा, रीजन जिसको कहते हैं। अगर वो रीजन आपको पता चल गया तो शायद आप उस पर कुछ न कुछ करेक्टिव एक्शन जरूर लेंगे कि फ्यूचर में यानी कल जब हम फिर से अपना काम करना शुरू करें तो ये चीज खत्म तो नहीं होगी, लेकिन इतना कम हो जाए जो कि नील के बराबर आ जाए। तो यही कहलाता है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। और जितने भी स्टूडेंट एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है, एक सक्सेसफुल लाइफ है, एक सक्सेसफुल इंस्टीट्यूशन है, उसमें आप कभी विजिट करके देखिए, आपको ये 5 स्टेप आपको कंट्रोलिंग प्रोसेस का पक्का मिल जाएगा। यहां पर स्टूडेंट्स मेरा ये वीडियो और कंट्रोलिंग का स्टेपिंग भी कंप्लीट हो जा रहा है। हालांकि कंप्लीट तो कभी नहीं होगा क्योंकि बहुत बड़ा है, लेकिन इतना जरूर मैंने आप लोगों को अपने 2 वीडियो के माध्यम से दे दिया है कि अगर आप लोग दोनों वीडियो अच्छे ढंग से देखेंगे, समझेंगे और सुनेंगे तो कंट्रोलिंग में आपको डाउट नहीं रह जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।